दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक, आप सबका अपना प्रिंस ऑफ इंडिया फिर एक बार लेके आया हूं भारत की एक और विडंबना। हमारे भारत में कई सारी कहावतें मशहूर हैं और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके हर कहावत को अपने दिनचर्या में फिट कर ही देते हैं। जैसे कभी कोई मिडिल क्लास लड़का अगर कोई बड़ी बात कर देता है तो पेरेंट्स सबसे पहले कहते हैं उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है, और यही बात अगर किसी बड़े घर के लड़का करेगा तो पेरेंट्स कहेंगे शाबाश बेटा, ये हुई ना बात, स्काई इज द लिमिट, गो फॉर इट। कहने का मतलब कहावतें भी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, लेकिन सपने देखना और बहुत बड़ी छलांग लगाना ये हर लड़का लड़की का सपना होता है। कुछ इन सपनों को पाने में पास हो जाते हैं और कुछ फेल, पर अधिकतर लोग इन सपनों के पास और फेल के चक्कर में पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। वे बचपन के जोश में सपना तो देख लेते हैं, लेकिन उनका बचपन कब जवान होता है और कब बुढ़ापे तक पहुंच जाता है इसका उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। और फिर ऐसे लोग अपने घर बार, बीवी बच्चे और बूढ़े माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिसे हम जिंदगी काटना कहते हैं, जिंदगी जीना नहीं। लेकिन हमारे आज के पात्र बचपन और जवानी तो छोड़ो, बुढ़ापे में भी बड़ी रंगीन जिंदगी जी रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, हराम का माल उड़ाना कौन पसंद नहीं करेगा। अब यहां भी है ना एक कहावत अंगूठे में बिल्कुल हीरे की तरह फिट होती है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आपको लगता है ना ऐसा ही कुछ विजय माल्या भी कहता होगा अपने बेटे सिद्धार्थ से। वैसे ये बात तो जग जाहिर है कि विजय माल्या और उसका परिवार भारत का भगोड़ा चोर है और इसका पूरा इल्जाम लगाया हुआ है बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस का कहना है कि विजय माल्या को भारत से भगाने में बीजेपी ने मदद की थी। तो चलिए फिर आज कोशिश करते हैं यही जानने की कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों इस वीडियो को ना एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। खासकर कुछ ही दिन पहले यूके में वेस्टमिनिस्टर कोर्ट की एक जज ईमा आर्बैगनॉट ने ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों विजय माल्या के दादा ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और पिता विठल माल्या एक बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी में बियर बनती थी जो ज्यादातर ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स लिया करते थे। विठल माल्या और भी कई सारी कंपनीज के चेयरमैन और डायरेक्टर भी थे। स्वाभाविक है, बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज होने की वजह से वे अपने एक लौते सगे बेटे में सारे गुण देखना चाहते थे। सगे इसीलिए कहा क्योंकि विठल माल्या का विजय की मां ललिता के अलावा और भी 2 औरतों के साथ रिश्ता था, जिसमें से एक ऑलरेडी 2 बेटियों की मां थी, पर वो दोनों बेटियां विठल माल्या की नहीं थी और बाकी 2 औरतों से विठल माल्या को कोई अपनी औलाद भी नहीं थी। इसलिए विजय उनके एक लौते सगे बेटे थे। पढ़ाई के साथ साथ विजय अपने पिता की यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी में इंटर्नशिप करते रहे और ग्रेजुएशन के बाद होचेस्ट एजी एक जर्मन कंपनी के अमेरिकन डिवीजन में वो इंटर्नशिप करने चले गए। पर लौटकर उन्होंने आके अपने पिता के ही बिजनेस को ज्वाइन किया। अक्टूबर 1983 में पिता विठल माल्या की मौत के बाद विजय माल्या को यूनाइटेड स्पिरिट्स की चेयरमैनशिप विरासत में मिली और तब विजय माल्या सिर्फ 28 वर्ष के थे। तब से उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा, वे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। 1998-99 तक तो विजय माल्या अपनी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज को 100 करोड़ से ज्यादा मुनाफा करवा चुके थे। और इतना ही नहीं, बल्कि 1983 से 2000 तक विजय माल्या कम से कम 60 कंपनियों के चेयरमैन या डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके थे। सिनोफी एवेंटिस फार्मास्यूटिकल्स, बायर क्रॉप साइंस, बर्जर पेंट्स, क्रॉम्पटन, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एशियन एज न्यूज़पेपर, सिनेब्लिट्स, बॉलीवुड मैगजीन, लिस्ट बहुत बड़ी है। इस वक्त अनगिनत पैसा और शोहरत विजय के गुलाम थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज हद से ज्यादा हो जाती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेशुमार दौलत और शोहरत ने विजय माल्या को अय्याशों का राजा बना दिया और लोगों ने उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स का भी खिताब दिया, जो आज भी बरकरार है। यहां तक तो सब विजय माल्या के हिसाब से चल रहा था। रोज पैसों की बारिश हो रही थी, बड़े बड़े संतरी मंत्री लाइन में खड़े रहते थे मिलने के लिए और खूबसूरत लड़कियां विजय के बगल और बिस्तर में पड़ी रहती थी। 2002 में पहली बार विजय माल्या कर्नाटका सीट से राज्यसभा के मेंबर चुने गए और इसके साथ ही शुरू होता है उनका बुरा वक्त। क्योंकि अगर आप 1976 जब विजय माल्या ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी तब से लेकर 2002 तक का उसका बिजनेस सफर देखें तो समझ जाएंगे विजय ने अब तक जितनी कंपनीज टेक ओवर की थी वे सारी की सारी वेल एस्टेब्लिश्ड थी। मतलब रेडीमेड कंपनी को खरीदा और फिर उसे अपने नाम से और बड़ा किया। पर अब जो वो करने जा रहा था उसका उसे ना पहले कोई एक्सपीरियंस था और ना ही कोई नॉलेज। जी हाँ,
यहां मैं बात कर रहा हूं 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में, जिसे विजय को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर आसमान तक पहुंचाना था। पर लैविश और अय्याशियों भरी लाइफस्टाइल के चलते यह कंपनी सैकड़ों से हजारों करोड़ों के कर्ज तले डूबते चली गई। इतना बड़ा नाम और बहुत सारी एसेट्स होने की वजह से पहले तो कभी किसी बैंक ने लोन देने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। पर किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लिए गए उस लोन के पैसे से पहले तो 2007 में विजय माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्रिकेट टीम खरीदी और 2008 में टीम F1 लेकर सुर्खियों में बहुत सारा नाम कमाया, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल कार रेसिंग टीम का मालिक बना था। पर इतनी दौलत और शोहरत कमाने के बावजूद जब विजय माल्या बैंक को पैसे लौटाने में असमर्थ रहा, तब सारे बैंक ने उसे लोन देने से बिल्कुल मना कर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक और कहावत याद आ रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पे और कोई लोन ना मिलने की वजह से माल्या ने एक और लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी खोलने की ठानी, जिसका नाम रखा एयर डेक्कन। ये कंपनी शायद एक ही साल कुछ चली, इससे ज्यादा चल नहीं पाई। 2009 में जब एयर डेक्कन बंद हुई, तब तक किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर 7,000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। लेकिन अभी विजय माल्या के लिए कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं था, क्योंकि अगर माल्या की नीयत साफ होती तो जो दूसरे बिजनेस इतना चल रहे थे वहां से वो धीरे धीरे करके अपना लोन उतार सकता था। पर अब तक नीयत में खोट आ चुकी थी। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस भी बंद हो गई और विजय माल्या ये जान चुका था कि अब ठिकाना बदलना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा और अय्याशियां हैसियत से काफी ज्यादा हो चुकी थी और दुनिया की कोई सरकार या बैंक इतने बड़े कर्जे को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए उससे पहले ही उसने अपने सारे पैसे भारत की बजाय विदेश में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। विजय की बेरहमी का पर्दाफाश तब भी हुआ जब किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज ने 15 महीने की पगार के लिए सड़कों पर मोर्चा निकालना शुरू कर दिया। और जब बैंक रिकवरी के लिए विजय के ऑफिसेज, विजय की प्रॉपर्टीज पे छापामारी करने लगी, तब उन्हें पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस से हो रहा मुनाफा लोन चुकाने के बजाय यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका और भी कई सारे यूरोपियन देशों में ऑलरेडी भेजा गया है, शायद कुछ और बिजनेस करने की नीयत से या प्रॉपर्टी खरीदने के इरादे से। यहाँ विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर बैंकों का नुकसान करने वाले का खिताब मिला। धीरे धीरे विजय की भारतीय प्रॉपर्टीज के ऊपर बैंक कब्जा कर दी गई और विजय ने भी कुछ थोड़े बहुत पैसे भरकर बैंकों से और वक्त मांगा। पर तब कोई ये नहीं जानता था एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और जिसकी तैयारी विजय का करप्ट माइंड पहले ही कर चुका है। विजय ने फिर एक बार एक बड़े लोन की एप्लीकेशन बैंक में सबमिट की, पर इस बार किसी बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सारे बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर रिश्वत और पॉलिटिकल कनेक्ट्स के होते ना चाहते हुए भी बैंक को वो लोन अप्रूव बेकायदे करना पड़ा। विजय माल्या ने वो सारा पैसा भी हवाला के जरिए विदेश भिजवा दिया। सारे ही बैंक्स जानते थे कि एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सभी बैंक मैनेजर्स, लोन अप्रूविंग टीम्स बस उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि क्या होगा, क्योंकि लोन मिलने के बाद विजय माल्या ने किसी बैंक को न जवाब दिया और ना ही वो पैसा लौटाने के बारे में कोई बात की। तब अचानक से टीवी न्यूज में एक स्टेटमेंट आता है जिसमें विजय माल्या अपने परिवार के साथ लंदन में सेटल होने की इच्छा जाहिर करता है। अगले ही दिन 17 बैंक्स एक साथ विजय को रोकने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विजय 2 मार्च 2016 भारत को अलविदा कर चुका था। यहाँ भी दोस्तों एक कहावत तो बनती है, अब पछतावे का हो तो भैया जब चिड़िया चुग गई खेत। तब से इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो यूके गवर्नमेंट से विजय माल्या को वापस मांग रही है। अब आते हैं क्लाइमेक्स पे। 1 दिसंबर 2023, जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले वेस्टमिनिस्टर कोर्ट की जज ईमा अर्बगनॉट ने भारत की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, गलती तो इंडियन बैंक्स की भी है, क्योंकि सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ताक पे रखकर इतना सारा लोन बेकायदे विजय माल्या को देने की जरूरत ही क्या थी। पर असली ट्विस्ट तो अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। जस्टिस ईमा अर्बगनॉट ने एक बात से बहुत साफ पर्दा उठा दिया है और कहा, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने बाकायदे लिखित ऑर्डर्स दिए थे बैंक्स को विजय माल्या का लोन अप्रूव करने के लिए, और दुनिया के किसी बैंक में यह ताकत नहीं है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के ऑर्डर्स को ठुकरा सके। इतना कहने के बाद यूके गवर्नमेंट भारतीय सरकार से पूछ रही है कि माल्या से बड़े चोर तो आपके अपने देश में बैठे हुए हैं, अब तक उन पे क्या एक्शन लिया है आपकी सरकार ने।
अब बताओ दोस्तों, क्या कहते हो आप? कौन जिम्मेदार है भारत की सबसे बड़ी 9,100 करोड़ रुपए की चोरी का? विजय माल्या, जिसे कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने भागने में मदद की है, या मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम, जिन्होंने बेकायदे अपने पद का फायदा उठाकर माल्या को इतने सारे पैसे दिलवाए? संभवतः यह पैसा देश के बाहर अब तक गया ही नहीं है। अगर ऐसा है तो किसके पास है यह पैसा? दोस्तों, क्या विजय माल्या के वापस आने का इंतजार करना चाहिए या इन दोनों महानुभाव को पकड़कर इनसे पूछताछ करनी चाहिए? क्योंकि यह पैसा न विजय माल्या का है, न मनमोहन सिंह का, और ना ही पी चिदंबरम का, बल्कि यह पैसा उस गरीब भारत की जनता का है जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई बैंकों में इस उम्मीद से रखती है कि जब जरूरत पड़ेगी तब बैंक से वो उसे निकाल के इस्तेमाल कर सकेंगे। और हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे चोर बिजनेसमैन के जरिए इस पैसे को बैंकों से निकालकर लूटने का जरिया ढूंढ निकालते हैं। मैं जानता हूं एक गैर जिम्मेदार इंसान इस वीडियो को कभी फॉरवर्ड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इस जानकारी को आप तक पहुंचाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। अब आपको यह बात अपने आप तक सीमित रखनी है या घर घर पहुंचानी है, यह तो आप ही जाने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ऑर्डर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय द वे, एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार पिछले 7 साल से, जी हां 7 साल से विजय माल्या के वापस आने का इंतजार कर रही है, और वो लंदन के प्राइम लोकेशन रीजेंट्स पार्क के कॉर्नवॉल टेरेस में अपने परिवार के साथ बड़े ही आलीशान जिंदगी बिता रहा है। और उसके साथ ही, मतलब समझ गया ना आप किसकी बात कर रहा हूं मैं? करेक्ट, वही। यहीं भारत में सरकारी खर्चे में रहकर अपनी जिंदगी बड़े ही आन बान और शान से व्यतीत कर रहे हैं, और बाकी बचे हम, यानी कि भारत के आम इंसान, जो बड़ी मेहनत करके अपने सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रहे, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जल्दी ही एक और विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, तेलगी, ललित मोदी या हर्षद मेहता जैसा कोई आएगा और हमारे सपनों को लूट के चला जाएगा। इसलिए गुजारिश है आपसे, फैला दो इस वीडियो को पूरे भारत में, ताकि इसकी गूंज सिर्फ पीएमओ ही नहीं बल्कि हर भारतीय के कान में जानी चाहिए। और जो देश के गद्दार या द्रोही ऐसे सपने देख या बुन रहे हैं, उनको पता चले कि इसके बाद भारत शांत नहीं बैठेगा। दोस्तों, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से कर दी, अब आपकी बारी है। जय भारत। अब बारी है आज के सवाल की। क्या आप लोग बता सकते हैं कि विजय माल्या की मां का नाम क्या था? अगर हां तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ना तो दोबारा ये वीडियो देखिए। मैं फिर मिलूंगा किसी नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो बना के साथ। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना ढूंढते रह जाओगे मुझे।